नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और उसके रिज़ल्ट को जाना था कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में क्या होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो टेन्योर है, जो काम करने का जो तरीका है, साथ साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कालावधि है वो ख़त्म हो जाती है और पावर ट्रांसफ़र हो जाती है बोल्शेविक पार्टी को। ठीक है। और उसके बाद में जो बोल्शेविक्स हैं उनका दौर शुरू होता है। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में रशिया के अंदर क्या चेंजेस आए। ठीक है। और ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने रशिया के अंदर सिविल वॉर को प्रमोट किया। यानी रशिया जो है वो इन क्रांतियों के बाद में या इस क्रांति के बाद में गृह युद्ध की समस्या से जूझता है। तो हमें ये जानना है कि ऐसा अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में क्या होता है कि रशिया के अंदर गृह युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजेस आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। सो ये नेक्स्ट पार्ट ही है उस वीडियो का, जो कंटिन्यूएशन है वही है। तो आज हम डिस्कस करते हैं चेंजेस आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई जब बोल्शेविक सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो वो क्या करने वाले हैं। तो ये लोग वही करेंगे जो इनका लीडर चाहेगा। और लीडर कौन है? लेनिन। तो लेनिन ने अपनी मंशा अपनी अप्रैल थीसिस में ही जाहिर कर दी थी और अप्रैल थीसिस में ही उसने वो बातें बता दी थी कि भाई रशिया के अंदर जो भी पावर में हो उसे क्या करना चाहिए। तो बेसिकली उसने 3 से 4 बातें ऐसी कही थी अपनी अप्रैल थीसिस में। अप्रैल थीसिस में बेसिकली 3 ही बातें कही थी, 1-2 बातें और थी जो हमने डिस्कस की थी। तो जैसे ही बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आती है या पावर में आती है तो उसके बाद में कई सारे बदलाव किए जाते हैं। तो जो सबसे पहला बदलाव किया गया वो ये किया गया कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बैंक्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया नवंबर 1917 में। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। तो ये सबसे पहला बदलाव या सबसे मेजर स्टेप था जो बोल्शेविक पार्टी ने उठाया सत्ता में आने के बाद में। दूसरी ये दोनों लेनिन की अप्रैल थीसिस में डिमांड्स थी कि भाई बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड एंड लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। ठीक है। तो दूसरी जो अप्रैल थीसिस में डिमांड थी वो ये थी कि भाई लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। तो वो डिमांड भी यहाँ पे फुलफिल कर दी जाती है कि पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। यानी जो शक्तिशाली और या फिर अधिकार युक्त कुलीन वर्ग है, नोबिलिटी है, जो खुद से खेती नहीं करता है लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और उनके पास वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड है, तो उनकी लैंड को सीज करने का अधिकार दे दिया गया पीजेंट्स को। ठीक है। लेनिन की सरकार बनने के बाद में, सत्ता में आने के बाद, ये दूसरा बड़ा बदलाव था कि पीजेंट्स को अलाउ कर दिया कि आप नोबिलिटी के पास जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसको सीज कर लें और उसके ऊपर आप कल्टीवेशन स्टार्ट कर दें। वो लैंड जो है सीज करने के बाद से आपकी होगी। तो पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज दी लैंड ऑफ नोबिलिटी। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या किया गया कि लैंड जो है, लैंड को बना दिया गया, लैंड को डिक्लेयर कर दिया सोशल प्रॉपर्टी कि भाई ये एक सामाजिक संपत्ति है, सामूहिक संपत्ति है, इसके ऊपर सभी का हक है, सभी का बराबरी का हक है। तो इसलिए पीजेंट्स को ये अधिकार मिला कि वो नोबिलिटी की लैंड को सीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े शहर थे, जो बिग सिटीज़ थी या बड़े टाउन्स थे, वहाँ पे बोल्शेविक्स ने क्या किया, वहाँ पे जो बड़े बड़े हाउसेस थे उनका पार्टीशन कर दिया। यानी एक घर है और उसमें रहने वाले 4 लोग ही हैं, पर वो घर बहुत बड़ा है और उस घर के अंदर 8 से 10 कमरे हैं। तो उन 4 लोगों को रहने के लिए जितनी जगह चाहिए उस घर में, उतनी जगह उनको दे दी गई। बाकी जगह जो है वो बाकी जगह के ऊपर या बाकी उस घर के दूसरे कमरों में अन्य लोगों को बसा दिया गया। तो ये एक बड़ा बदलाव था कि सिटीज़ या टाउन के अंदर क्या किया, लार्ज हाउसेस का पार्टीशन कर दिया गया और फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको उतना वो अलॉट कर दिया गया और रेस्ट ऑफ द स्पेस अलॉट किया गया दूसरे लोगों को। तो ये एक बड़ा बदलाव सिटीज़ में देखने को मिलता है। रूरल एरियाज़ में क्या था कि लैंड जो है वो पीजेंट सीज कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये 3 बड़े स्टेप हैं। पहला, इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। दूसरा, लैंड जो है वो एक सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई और पीजेंट्स को ये अधिकार दे दिया कि आप जो है नोबिलिटी की लैंड सीज कर लें। और तीसरी चीज़ क्या की गई कि सिटीज़ के अंदर जो बड़े हाउसेस थे उनका पार्टीशन कर दिया गया और फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको उतना हिस्सा अलॉट कर दिया गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो तानाशाही से रिलेटेड कोई भी सिंबल है उसके यूज़ को प्रोहिबिट कर दिया गया लेनिन की सरकार बनने के बाद में। सो उन्होंने क्या किया, चौथा स्टेप क्या था, दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जो पुरानी उपाधियां थी जो कहीं ना कहीं तानाशाही को दर्शाती थी, उन सारी की सारी उपाधियों को, उन सारे के सारे टाइटल्स को बैन कर दिया गया। ठीक है। और इसके साथ सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए, लोगों के बीच में यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया कि आर्मी के अंदर और ऑफिशियल्स के लिए एक नई यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस की जाती है रशिया में आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 24, 1917। सो न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, उनके लिए आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए नई यूनिफॉर्म जो है वो डिज़ाइन की जाती है। इसके साथ साथ अप्रैल थीसिस के टाइम मैंने एक चीज़ बताई थी कि लेनिन ये भी चाहते थे कि भाई उनकी जो पार्टी है बोल्शेविक पार्टी, उसका नाम बदला जाए और नया नाम क्या रखा जाए, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। तो सत्ता में आने के बाद ये भी एक बदलाव किया गया कि जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदला गया और जो नया नाम रखा गया वो नया नाम क्या था, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। तो बोल्शेविक पार्टी अब जो है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक के नाम से जानी जाने लगी। सो ये वो चेंजेस हैं जिन चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया के अंदर। अब देखते हैं और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो नवंबर 1917 में क्या हुआ, नवंबर 1917 में इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए नवंबर 1917 में। और ये बोल्शेविक पावर में थे तो इन्होंने कंडक्ट करवाए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल्शेविक पार्टी को मेजोरिटी मिली ही नहीं। तो नवंबर 1917 में द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन द मेजोरिटी सपोर्ट। ठीक है, मेजोरिटी सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है। अब बात होती है जनवरी की। जनवरी में क्या होता है कि बोल्शेविक पार्टी अपने कुछ प्रपोजल रखती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन प्रपोजल्स को या बोल्शेविक पार्टी की उन ऑब्जेक्टिव्स को मानने से इनकार कर देती है। तो ऐसे दौर में लेनिन क्या करते हैं, ऐसे दौर में लेनिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसमिस कर देते हैं, उसको भंग कर देते हैं और अपना एक उसको डिसमिस करने के पीछे एक लॉजिकल एक कारण भी देते हैं कि भाई क्यों जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस किया जा रहा है, जो कि इलेक्टेड है लोगों के द्वारा, उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स हैं। उसके बावजूद जो है बोल्शेविक पार्टी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर देती है। तो पहले इस चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कारण क्या था। कारण बड़ा लॉजिक बड़ा अच्छा था। इन जनवरी 1918 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक्स मेजर, देन लेनिन डिसमिस द असेंबली बाय गिविंग द स्टेटमेंट दैट, क्या स्टेटमेंट दिया डिसमिस करने के बाद, दैट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक। उन्होंने कहा कि जो ऑल रशियन कांग्रेस है सोवियत की, यानी जो अलग अलग सोवियत बनी हुई हैं, उन सारी सोवियतों के मेंबर जो ऑल रशियन कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो कहते हैं कि ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ज़्यादा लोकतांत्रिक है बजाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्यों भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज़्यादा लोकतांत्रिक होनी चाहिए क्योंकि लोगों ने उसको चुना है। तो वहाँ पे उन्होंने एक लॉजिक दिया कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव अनसर्टेन कंडीशन में हुआ है तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जबकि जो ऑल रशियन कांग्रेस है सोवियत की वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। तो कुल मिला के यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल्शेविक पार्टी के प्रपोजल्स को जो है डिसमिस किया, लेनिन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसमिस कर दिया और ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये अनसर्टेन कंडीशन में बनी है, तो ऐसे में ये ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है और ये डेमोक्रेटिक भी नहीं है। जबकि जो ऑल रशियन कांग्रेस है सोवियट्स की वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, वो ज़्यादा स्टेबल है
और वही आगे से काम करेगी। तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को लेनिन ने रशिया की पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिया। ये एक बड़ा बदलाव था, और जाहिर सी बात है जब ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग अपोज करेंगे। ठीक है, जब जब किसी के घर का बंटवारा किया जाएगा तो लोग अपोज करेंगे। जब लैंड ओनर्स से, नोबिलिटी से लैंड छीनी जाएगी तो वो लोग जो है वो बोल्शेविक्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहीं से कॉन्फ्लिक्ट का एक नया दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं कि और ऐसे कौन से कोजेज हैं और ऐसे कौन से स्टेप हैं जिन्होंने सिविल वॉर के लिए कोज के तौर पे काम किया। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोल्शेविक्स ने क्या किया। बोल्शेविक्स क्या करते हैं, तो बोल्शेविक्स ये करते हैं कि एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ख़त्म कर देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ख़त्म होने के बाद में जो दोबारा इलेक्शन होने थे वो दोबारा इलेक्शन ही नहीं करवाए गए, क्योंकि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिया। अब उसे पार्लियामेंट के तौर पे काम करना था। तो इस वजह से क्या हुआ, रशिया के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी बच गई, वो थी बोल्शेविक पार्टी। क्योंकि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में लोग कौन थे, वही लोग थे जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर थे। तो रशिया के अंदर, रशिया क्या था, वो सिंगल पार्टी स्टेट बन गया। अब तो बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। ठीक है, तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में कौन लोग चुन के आएंगे, जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर हैं। तो जाहिर सी बात है एक ही पार्टी रहेगी रशिया के अंदर, इसलिए कहा गया कि रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, रशिया के अंदर एक ही पार्टी रहेगी। इसके अलावा जितनी ट्रेड यूनियंस बनी थी, हमने पीछे की वीडियो में पढ़ा था कि ट्रेड यूनियंस बनती हैं, फैक्ट्री कमेटी बनती हैं, आर्मी के अंदर सोवियट्स बनती हैं। ठीक है, तो जितने ये ऑर्गेनाइजेशन थे, इन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को और ख़ास तौर से ट्रेड यूनियंस को डायरेक्ट पार्टी के कंट्रोल में रखा गया, बोल्शेविक पार्टी के कंट्रोल में रखा गया। यानी इन ट्रेड यूनियंस के अंदर बोल्शेविक पार्टी के लोगों का बोलबाला हुआ करता था। तो ये बोल्शेविक पार्टी के अकॉर्डिंग काम करती थी। सो ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियंस को पार्टी के कंट्रोल में रखा गया। इसके अलावा सीक्रेट पुलिस को ये काम दिया गया कि जो भी व्यक्ति बोल्शेविक पार्टी की आलोचना करता पाया जाए, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाती पाई जाए, या कुछ लिखते हुए पब्लिश करते हुए पाए जाएं, तो भैया उनको अरेस्ट करो और उन्हें पनिश करो। तो एक सीक्रेट पुलिस का भी गठन किया गया था। ठीक है, द सीक्रेट पुलिस पनिश टू दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स के खिलाफ जो भी बोलेगा उनको अरेस्ट करना इस पुलिस का काम था। ठीक, लेकिन इस सब के बावजूद अब ये सारे के सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वाली राह के ऊपर चलता हुआ रशिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि सिंगल पार्टी है तो जाहिर सी बात है वही चुनाव जीतेगी, वही सत्ता में आएगी हर बार। ठीक है, वही रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, जो उनको नहीं मानेगा उनको जो है अंदर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वाली बात तो है, लेकिन इसके बावजूद बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स की संख्या कम नहीं होती है। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि बहुत सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट बोल्शेविक पार्टी के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अपना सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों हो रहा था? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको ये लगता था कि बोल्शेविक पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सोशलिज्म के लिए आवाज़ उठा रही है, जो सोशलिज्म को रशिया के अंदर इस्टेब्लिश करना चाह रही है, जो रिच एंड पुअर का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करना चाह रही है। ठीक है, और जो रशिया के अंदर चेंजेस को लाना चाह रही है। इसलिए क्या हुआ, मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट वर रैलिड अराउंड बोल्शेविक्स बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये चीज़ समझ आ रही है कि इन चेंजेस के नाम के साथ साथ और इस सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने के साथ साथ रशिया के अंदर कहीं ना कहीं सेंसरशिप लगाई जा रही है कि लोग जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, ऐसी बातों को जो बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ हो। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी वाली बात है वो सही तौर पे रशिया में लागू नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या हैं
बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप इनकरेज्ड बाय द पार्टी। बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी डिसइल्यूजन में ही हैं कि साथ साथ पार्टी क्या कर रही है, इतने बदलावों के साथ साथ सेंसरशिप भी लगा रही है। सो ऑल दीज स्टेप्स वर टेकन बाय द बोल्शेविक पार्टी आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। और इन स्टेप्स ने कहीं ना कहीं रशिया के अंदर सिविल वॉर को भी प्रमोट किया था। सिविल वॉर के प्रमोशन के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बोल्शेविक पावर में है और बोल्शेविक के जो नॉन बोल्शेविक्स हैं वो लोग बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं गृह युद्ध के दौरान। लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं जो एलाइड पावर्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल, उनका भी सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट क्यों मिलता है कि एक तो रशिया ने बिना उनकी सहमति के जर्मनी के साथ में ट्रीटी कर ली, ठीक है, ट्रीटी कर ली और जो है अलग हो गया युद्ध से। दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि जार ने जितना कर्जा लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, उसको चुकाने से लेनिन मना कर देता है कि भाई वो जार ने लिया था, हम इस कर्जे को नहीं चुकाने वाले हैं। तो इस बात से फ्रांस, अमेरिका, जापान ये नाराज़ हो जाते हैं, ब्रिटेन, ये सब लोग नाराज़ हो जाते हैं और ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं रशिया के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ हैं, यानी जो नॉन बोल्शेविक हैं। तो कहीं ना कहीं सिविल वॉर को भड़काने में और ज़्यादा बढ़ाने में इन लोगों का भी हाथ रहा। तो ये जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी सिविल वॉर को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ कमी दिखती है, कुछ गड़बड़ी दिखती है तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक को कमेंट में लिखिए। थैंक यू।